तो चलिए दोस्तों, आज अपने मैथ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 2023 से पहले जो हमारी एनसीईआरटी थी उसका वो एनसीईआरटी और 2023 के बाद की एनसीईआरटी जैसे कि बदल चुकी है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1 है वो पुराने वाले में जो थी अब नए वाले में वो नहीं है। तो यानी कि जो नई वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 है, वो पुरानी वाली एक्सरसाइज 2 है। ठीक, तो मैं इस वीडियो में नई वाली एक्सरसाइज 1 के बारे में बात करूंगा। यानी कि अगर आपके पास अगर पुरानी बुक होगी तो उसमें जो 1 और 2 एक्सरसाइजेज है ना, मैं दोनों की बात इस वीडियो में करूंगा। ठीक, अब कहने के लिए एक दो एक्सरसाइज है पर बिना फर्स्ट को समझे सेकंड में तो जा नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए मतलब अगर नई वाली बुक भी हो तो मैं एक्सरसाइज 1 का मतलब जो नई वाली एक्सरसाइज 1 है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब थोड़ा कचरा चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है ना। चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स हैं, जैसे 2 तो हमारा वेरिएबल नहीं है ना। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे 2 की वैल्यू तो फिक्स है, 2 की वैल्यू 2 होती है, पर x की वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 5 होगी, कभी 10,000 होगी, कुछ भी होगी पर फिक्स नहीं है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। लीनियर का मतलब कि पावर जो है मैक्सिमम 1 होनी चाहिए वेरिएबल्स की। ठीक, इक्वेशन मतलब कि जो एक्सप्रेशन लिखा है हमारा उसमें एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए, मतलब किसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो पावर 1 किसी के बराबर होना चाहिए इन टू वेरिएबल्स। यहां पे 2 वेरिएबल्स है ना, x और y। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, जैसे एग्जांपल लिया था 2x प्लस 3 का, तो इसमें ना तो इक्वल टू साइन था तो वो इक्वेशन नहीं था। उसमें 2 वेरिएबल नहीं, उसमें एक ही वेरिएबल था, है ना। तो यहां पे क्या है कि पावर 1 होगी, 2 वेरिएबल्स होंगे, एक इक्वल टू का साइन होगा, जिसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस होगा ना। बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। देखो इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सब कहीं ना कहीं मैथ से ही सॉल्व होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट उसके अलग अलग नाम दे रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, पर फाइनली वो आता मैथ में ही है ना। मैथ का हर जगह यूज है। तो किसी भी इस दुनिया की किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को मैथ में रिप्रेजेंट करने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, ये तुम दुकान गए। ठीक है, दुकान तुम 5 रुपए लेकर गए। तुमने दुकान में ये 5 रुपए किसके बराबर होगा, जितना तुमने खर्चा किया होगा। खर्चा तुमने क्या क्या किया, मान लो तुमने 2 टॉफी खाई। मान लो टॉफी का जो कॉस्ट था वो था x, मतलब x रुपए की एक टॉफी थी, तो 2x तुम्हारा पैसा लग गया टॉफी में। 2 टॉफी खाई, x रुपए की, तो 2x पैसा लग गया टॉफी में। मान लो तुमने कुछ रिफिल खरीदी। कितनी रिफिल खरीदी, एक रिफिल खरीदी मान लो तुमने। ठीक है, एक रिफिल का जो कॉस्ट था वो था y रुपए। ये सब नाम है केवल, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है इससे। एक रिफिल कितनी, एक रुपए, एक रिफिल y रुपए की थी, तो रिफिल में कितना पैसा लगा, 1y। तो टोटल जो पैसा लगा वो 5 रुपए के बराबर था। तो यानी कि 2x, 2 टॉफी और एक रिफिल, टोटल कितने की हुई, 5 रुपए की। तो देखो हमने इस सिचुएशन को मैथ में रिप्रेजेंट कर दिया ना, कि मैंने 2 टॉफी खाई, एक रिफिल खरीदी, 5 रुपए की टोटल, है ना। ऐसी किसी भी सिचुएशन को, अभी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी देखेंगे, है ना, उनको मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस का जैसे जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये हमने एक एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो x के साथ हो वो a है, x के साथ है 2, तो यानी कि a की वैल्यू है 2 यहाँ पे। b की कितनी वैल्यू है, जो y के साथ हो, यानी b की वैल्यू है 1। अच्छा, यहाँ पे हम 1 ना लिखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1y का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाई y, और 1 मल्टीप्लाइड y का मतलब तो केवल y होगा, 1y जा y, है ना। तो 1 ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y के साथ कौन है, 1। ठीक, और c क्या है, c की वैल्यू 5 नहीं है। देखो जहाँ पे x y है वहीं पे c है ना। यहाँ पे तो इक्वल टू के इधर साइड c है ना, तो इस 5 को हम उधर भेज सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भेज सकते हैं। कैसे,
5 यहाँ प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5, और इधर क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। तो c की वैल्यू कितनी है, 5 नहीं है, ये -5 है और यहां प्लस c है ना। तो इस -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, +-5, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, समझे। तो यानी कि c की वैल्यू है वो -5 है। तो जैसे ये लीनियर इक्वेशन थी, वो हमने इस फॉर्म से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब टर्मिनोलॉजी है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आदत हो जाएगी तो डर नहीं लगेगा। अब जैसे हमने एक इक्वेशन देखी थी अभी, 2x + 3y = 8। इस इक्वेशन का क्या यूज है, मतलब एक्स वाई की कुछ तो वैल्यू होगी ना। जैसे हमने कहा कि एक्स वाई फिक्स नहीं है तो कुछ अलग अलग वैल्यू आएगी, पर कुछ तो आएगी, है ना। तो हमको ऐसी वैल्यू लानी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये ध्यान दो कि अगर x की वैल्यू यहां पे हम 1 रख दें और y की वैल्यू 2 रख दें, तो क्या होगा, देखो क्या होगा। 2 × 1 + 3 × 2, ये इक्वल टू लगा है 8। 2 × 1 कितना होगा, 2। 3 × 2 क्या होगा, 6। 2 + 6 कितना होता है, 8 मतलब ये 8 बन गया पूरा, और इक्वल टू में 8 लगा हुआ था, यानी कि कंडीशन सही हो गई, है ना। मतलब राइट हैंड साइड में 8 ऑलरेडी था, हमने x और y की ऐसी वैल्यूज रखी जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड भी 8 बन गया। तो ये जब LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि ये हमारा जो था, जो x और y की वैल्यूज रखी, उनको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब कि उस वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगा, है ना। इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, जियोमेट्रिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे देखो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा होता है हमारा, ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे x और y दोनों 0 0 होते हैं। आगे बढ़ते जाओ तो x1 2 3 4, ऐसे ऊपर जाते जाओ तो y1 2 3, ऐसे बढ़ता जाता है। इधर आओ तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, -1 -2, ऐसे नीचे जाओ तो y की वैल्यू -1 -2, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तुम देखो, जैसे ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन थी 2x + y -5 = 0, ठीक है। अब +5 उधर लिखा था, -5 इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर उधर तुम कैसे भी रीअरेंज कर सकते हो। हम अगर एक वैल्यू डालें तो हमको दूसरी वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। मतलब जैसे मान लो कि हमको पता करना है कि ग्राफ की वैल्यू कहाँ होगी, तो एक चीज़ तो हम फिक्स रखेंगे x, और y पता कर लेंगे y कहाँ है। इस x पे y जहाँ होगा वही पॉइंट हमारा ग्राफ का पॉइंट हो जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे एक काम करो कि एक वेरिएबल को इधर ही रखो और दूसरे को उधर भेज दो। जैसे मान लो x को इधर ही रखते हैं, ठीक, तो 2x यहीं रखा हमने और y को इक्वल टू उधर भेज दिया। देखो ये -5 था तो बन जाएगा +5, ये +y था तो बन जाएगा -y, ठीक है। ये 2x से बराबर आ गया। अब 2 को भी उधर भेज दो। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 × x लिखा है ना, तो इक्वल टू को उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब /2 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 - y/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे। ये टेबल ऐसे आसानी के लिए बना लेते हैं ताकि गलत न कर दें। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे। देखते हैं कैसे। मान लो x की वैल्यू हमने रखी 1, नहीं देखो y यहाँ पे लिखा है ना, तो y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम y की वैल्यू रखते हैं। मान लो y की वैल्यू हमने रखी 1,
ठीक है, y को 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 5 - 1/2। 5 - 1 कितना होता है हमारा 4, 4/2। 4/2 कितना होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1 यानी कि 2। तो y की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक, अब अगर हमने y की वैल्यू 2 रखी तो, जैसे अभी तो y की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 2 रख दो। y की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5 - 2/2। 5 - 2 होता है 3/2, 3/2 होता है 1.5, तो x की वैल्यू आएगी 1.5। ऐसे y की वैल्यूज और रख सकते हो हम, चलो y की वैल्यू 3 भी रख लेते हैं। 3 रखा तो 5 - 3 कितना आएगा 2, और 2/2 आ जाएगा 1। तो देखो y की हमने अलग अलग वैल्यूज रखी ना, तो x की अलग अलग वैल्यूज आती गई। तो इससे हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। कैसे, अरे सॉरी ब्रो, y की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू है 2, तो y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू कितनी है 1 2, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका y 1 है और x 2 है, यानी कि पॉइंट होगा 2,1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ठीक, ऐसे y की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 2 पे x आएगा 1.5, ये है 1, ये है 2, इन दोनों के बीच में आएगा 1.5, है ना। अब यहाँ पे x हमारा है और y है 2, यानी कि ये पॉइंट ग्राफ का है, इसकी कितनी वैल्यू है 1.5, 2, यानी कि x है 1.5 और y है 2। ऐसे y को अगर 3 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y 3, x 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के सीधे पे। तो ऐसे तुम देखोगे कि एक ये सीधी लाइन बन जाएगी। अब सीधी यहाँ पे बनी नहीं पर बन जाएगी सीधी। तो ऐसे हम अपने लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना, बस कुछ भी ऐसे फालतू चीज किए जा रहे हैं। अब देखो हमने लीनियर इक्वेशन लिखी तो इसका कुछ यूज होना चाहिए ना। यूज इन द सेंस कि अगर हमने कहा कि मैंने 2 टॉफी खाई, है ना, और एक रिफिल ली, तो रिफिल की कॉस्ट को हमने लिखा तो ऐसा होना चाहिए ना कि मैं टॉफी बता सकूं कि टॉफी कितने रुपए की रही होगी, है ना, रिफिल कितने रुपए की रही होगी। भाई कुछ यूज आए तब तो मैथ का मजा आएगा ना, ऐसे तो बस करते लगे रहो कुछ भी। तो हम क्या करते हैं कि अब हम निकालते हैं, है ना, अब हम निकालते हैं कि टॉफी कितने रुपए की रही होगी। भाई तुमने 2 टॉफी खा ली, एक रिफिल खरीद ली, टोटल 5 रुपए की आई। पर समस्या यह है कि हमारे पास 2 वेरिएबल है, यानी कि 2 चीजें हमको पता नहीं है और इक्वेशन एक ही है। मैथ का ये रूल है कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन होगी, तभी हम निकाल पाएंगे उन वेरिएबल की वैल्यूज क्या है। मतलब कि अगर हमारे पास ये केवल तुम ये बता दो कि ये इतने टॉफी का इतने रिफिल खाई, इतने रिफिल खरीदे, तो मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा। पर मान लो कि तुम्हारे साथ एक और दोस्त गया था, उसने भी 2 टॉफी खाई, यानी कि 2x रुपए उसने टॉफी में खर्चा किया। x क्या है, टॉफी का पैसा। ठीक है, टॉफी x रुपए की थी, 2 टॉफी खाई तो 2x रुपए टॉफी में लग गया, प्लस उसने 2 रिफिल खरीदी। ठीक है, एक रिफिल की कॉस्ट थी y रुपए, तो 2 रिफिल की कॉस्ट हुई 2y रुपए, और उसका खर्चा हुआ 8 रुपीज का। ऊपर वाले का कितना खर्चा हुआ था, तुम्हारा खर्चा हुआ था 5 रुपए का, तुम्हारे दोस्त का खर्चा हो गया 8 रुपए, क्योंकि उसने एक रिफिल एक्स्ट्रा खरीदी। अब तुमको पता करना है कि अब बताओ, अब तो 2 इक्वेशंस हो गई ना, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू बताओ, यानी कि ये बताओ कि टॉफी कितने रुपए की रही होगी और रिफिल कितने रुपए की रही होगी। बता लेंगे, कैसे बताएंगे। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, सॉल्यूशन का मतलब था कि वो इक्वेशन सही कब होती है ना। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि x और y की हमने कुछ वैल्यूज रखी थी जिससे कि LHS और RHS बराबर बराबर आ गया था, यानी कि वो इक्वेशन सही आ गई थी, वो कंडीशन सही हो गई थी उस और x और y पे। तो और इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां कहां ये चीज सही होगी। ये तुम निकाल के देख सकते हो कि x को 2 रखो और y को 1 रखोगे तो ये LHS 5 आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा, है ना। अगर तुम इसको कितना, x को 1 रखोगे और y को 3 रखोगे तो भी LHS तुम्हारा 5 आ जाएगा, 5 = 5, और तुम्हारी इक्वेशन सही हो जाएगी। तो यानी कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जहां जहां ये सिचुएशन सही है। ठीक है, पर हमको पता है कि ये सही है और ये भी सही है,
यानी कि ये दोनों इक्वेशन सही है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने भी मतलब ये बात तो सही है ना कि तुम्हारे दोस्त का 8 रुपये लग गया, तुम्हारा 5 रुपये लगा। तो ये दोनों चीजें जब साथ में सही होंगी, भाई साथ में सही होनी चाहिए ना, ये भी सही है और ये भी सही है, एंड लगा है बीच में, एंड। तुमने भी ऐसे खर्च किया, तुम्हारे दोस्त ने भी ऐसे खर्च किया, दोनों चीजें एक साथ सही होंगी। तो ग्राफ से देखते हैं कि दोनों चीजें एक साथ सही कब होंगी। जैसे यहां तो केवल ये पहली वाली, जैसे मान लो कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये ग्राफ बता रहा है कि इक्वेशन 1 तो यहां 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 सही है। हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन 2 कहां कहां सही होगी, और जहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सही हो जाएंगी, वहां पे कह देंगे कि यही सॉल्यूशन है। देख लेते हैं। अब जैसे इक्वेशन 1 को हमने प्लॉट किया था ना, ऐसे इक्वेशन 2 को प्लॉट करते हैं। कैसे? x को इधर ही रखते हैं, 2x इधर ही रखा, 2y को उधर भेज दिया, क्या बन गया? 8 माइनस 2y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर भेज दिया तो क्या बन गया? 8 माइनस 2y अपॉन 2। ये 2 डिवाइड में चला गया। अब y की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो x की वैल्यू अलग अलग आएगी। y की वैल्यू मान लो तुम लोग रखी 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। निकाल के देख सकते हो। y की वैल्यू रखी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। y की वैल्यू रखी 3, x की वैल्यू आएगी 1। बस 3 पॉइंट बहुत है, 3 पॉइंट में हम प्लॉट करके देख लेते हैं कि ये इक्वेशन कहां कहां सही है। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 पे, यानी कि ये पॉइंट। ठीक, y इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2, यानी कि x भी 2, x2 और y2, यानी कि यहां कहीं एक पॉइंट हो गया नए वाले ग्राफ का, ये एक पॉइंट हो गया ये। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3। हाँ, मिल गया। तो नया वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 इस ग्राफ पे हर जगह सही है, इक्वेशन 2 इस ग्राफ पे हर जगह सही है। तुम देखो कि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे ये ग्राफ भी सही है और ये ग्राफ भी सही है, क्योंकि दोनों ग्राफ इस पॉइंट से होकर जा रहे हैं। इसका मतलब यही हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि इस कंडीशन में ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखें, निकल आई ना। x क्या थी? हमारे टॉफी की कॉस्ट थी, तो हमारी टॉफी कितने रुपए की निकली? 1 रुपए की। और हमारी रिफिल कितने रुपए की निकली? 3 रुपए की। अब पुट करके देख लो इसमें भाई, 1 रखोगे तो 1 2 जा 2 प्लस 3, 1 कितना हो गया? 5 रुपए। इसमें रखोगे 1 2 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 8। समझे? तो ऐसे निकाल सकते हैं। हमको पता था कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। जब दोनों सही होगा तभी तो सॉल्यूशन होगा, है ना? बहुत ही आसान चीज है यार, प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो इक्वेशंस दी हैं और उन दोनों का ग्राफ हमने बनाया, तो जब उन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल यही समझाया। ये हमारा कोऑर्डिनेट था, ग्राफ की लीनियर इक्वेशन था, इसलिए सीधी लाइन का ग्राफ बन रहा था। एक ग्राफ मान लो ये बना, दूसरा ग्राफ ये बना, तो जहां पे ग्राफ कट करेगा वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वहां से हमको पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन में क्या क्या हल निकलेगा। पर तुम ये सोचो कि ये तो ग्राफ है, दोनों लाइन है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाइन ऐसे जाए और दूसरी लाइन जो हो जरूरी है कि उसको कट करे, हैं? दूसरी लाइन तो ऐसे भी जा सकती है ना, जैसे रेल की पटरी होती है भाई, दोनों सीधी लाइंस है। अब ये भी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ये भी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, न इसको ये, न इसको इससे मतलब, न इसको इससे मतलब, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे, तो क्या इनका सॉल्यूशन कुछ नहीं आएगा? बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में होगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि दो चीजें एक साथ सही हों और फिर हम प्लॉट करें तो ऐसा हो जाए। इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और ऐसा भी हो सकता है, मतलब भाई लाइन तो कैसे भी हो सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है कि एक इक्वेशन की लाइन हमने ये बनाई और दूसरे इक्वेशन की लाइन बनाई तो वो लाइन इसी लाइन के ऊपर ही आ गई। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लाइन तो लाइन है भाई, एक के ऊपर ही आ गई, क्या कर सकते हैं, मतलब कोइंसिडेंस लाइंस आ गई। अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन।
मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और कोइंसिडेंस लाइंस जहां पे हर जगह सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। भाई इस एक्स पे भी सही है, इस एक्स पे भी सही है, क्योंकि हर जगह लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, हर जगह दोनों लाइन ही सही है। जहां पे ये लाइन सही है वहां पे ये लाइन भी सही है, समझे? तो लाइंस तो तीन टाइप की हो सकती है ना, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो कोइंसिडेंस होंगी, समझे? अब इनका एल्जेब्रिक तरीका क्या है? एल्जेब्रिक तरीका ये है कि जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी ना, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो क्या होगा? जैसे दो इक्वेशंस थी ना, तो दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं हम। तो मान लो कि एक इक्वेशन हुई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 क्या है? a1 बस उसका जो वैल्यू थी वो है। जैसे हमने लिखे थे ना 2x प्लस ये वो, तो a1 जो है 2 हो गया एक केस में। जैसे अभी एक केस में रिफिल तुमने 1 ली थी तो b1 की वैल्यू 1 थी, दूसरे तुम्हारे दोस्त ने 2 रिफिल ली थी तो b1 की वैल्यू 2 थी, है ना? ऐसे दूसरी इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बस a1 a2 क्या है, सब नाम है केवल, ठीक है? एक जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो अगर तुम्हारी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि एक दूसरे को कट करेगी ऐसे, तो क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। मतलब ये दो, इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर नहीं होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। a1 2 है, a2 भी 2 है, तो a1 अपॉन a2 कितना हुआ? 2 अपॉन 2 मतलब 1। b1 कितना है? 1 और b2 कितना है? 2। तो b1 अपॉन b2 कितना हुआ? 1 अपॉन 2। तो देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 कितना था? 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 अपॉन 2 दोनों कट गया, 1 हो गया, और b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 हो गया। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। और हमने देखा भी था कि हमने इन दोनों की लाइंस बनाई तो लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी, है ना? तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी यानी कट करेंगी तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक? और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो पैरेलल होंगी भाई, तब तो गजब हो जाएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर होंगे, तीनों के रेशियो बराबर होंगे। और अगर कोइंसिडेंस होंगी तो ना ये गलत मैंने बोल दिया। पैरेलल होंगी तो ये दोनों तो बराबर होंगे पर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा, है ना? अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम अभी तो डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, जो लेवल 2 की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे ना उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? मजा आएगा। देख लेते हैं कोइंसिडेंस का भी। अगर लाइन कोइंसिडेंस होंगी तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। सारे रेशियोज बराबर होंगे तब जाके लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है? तो ये मतलब एक तरीके का देखने का तरीका है ये, है ना? कि तुम इक्वेशन देख के ही बता सकते हो कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। और ये ध्यान दो कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंस होंगी तब तो इन दोनों में सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पॉइंट टच कर रहा है ना, दोनों चीजें एक साथ सही हो रही हैं। तो इन दोनों को, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम उनको कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब कि उनका सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग थी तो एक पॉइंट था जहां पे कट कर रही थी तो एक सॉल्यूशन था। कोइंसिडेंस है यानी कि हर जगह एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? पैरेलल का मतलब कि इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक भी जगह दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो रही हैं। तो ये हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। अभी एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं ना तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा, ठीक? जैसे मान लो कि दो इक्वेशंस दी हैं, ठीक है? इक्वेशन है 3/2x प्लस 7/3y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 6। तुमको इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं कि बताओ x और y की क्या क्या वैल्यू होगी। सॉल्यूशन निकालने के लिए तुमको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। x को एक तरफ रखोगे, y को दूसरी तरफ ले जाओगे,
एक्स की कुछ कुछ वैल्यू, वाई की कुछ कुछ वैल्यूज डालोगे तो एक्स की कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी। जैसे तुम बता सकते हो कि मतलब ग्राफ कैसा दिखेगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही सॉल्यूशन होगा। पर तुम ये देखो कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो सिंपल है, अगर ऐसा हो तब तो हम प्लॉट कर ही ले तुरंत। पर इसमें क्या लोचा है कि इसमें फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सिंपल बन जाए। कैसे? देखो 2 और 3 ये दोनों नंबर्स 6 को डिवाइड करेंगे, कर देंगे ना, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। एक काम करते हैं 6 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाइड अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है। मान लो कि अगर 1 किलो फूल इधर है, 1 किलो फूल इधर है, दोनों बराबर हैं क्योंकि 1 1 किलो है। अगर हम दोनों जगह आधा आधा किलो निकाल लें या दोनों 2 2 किलो ऐड कर दें दोनों तरफ, तो भी तो बराबर ही रहेगा ना। कहने का मतलब है कि अगर इक्वल टू के दोनों तरफ हम एक ही चीज करें तो भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें तो बराबर फिर भी हैं। तो यही हम यहां पे करते हैं कि हम दोनों तरफ हर जगह 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो 6 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 6 मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 6 मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचा? 3 3 जा 9 x प्लस 2 7 जा 14 y इज इक्वल टू 6 5 जा 30। अब देखो अब ये आसान बन गई। तो ऐसे हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, कि अगर डिनोमिनेटर कुछ हो, हमको डिनोमिनेटर 1 बनाना है, तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको डिनोमिनेटर काट दे, तो फिर हमारा डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। अब ये इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, सॉल्यूशन निकालो, है ना। अब सॉल्यूशन निकालना आसान है इसलिए बता नहीं रहा, एक ग्राफिकल मतलब एक सिचुएशन वाली प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम्स अभी आएंगी एनसीईआरटी में, तो बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो और प्रॉब्लम सेशन में अपने करेंगे, पर फ्लेवर लेने के लिए एक बार करते हैं ना, मजा आएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन थी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 रहती है, 2 वेरिएबल्स थे इसलिए हमने कह दिया इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो है वो किसी भी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर 2 इक्वेशंस दी हो तो हम वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर लेते हैं। बस इतना ही पढ़ा हमने, ज़्यादा थोड़ी पढ़ा, देखने में बड़ा लग रहा होगा। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है उसका आधा यानी कि उसका हाफ 36 मीटर के बराबर है, ठीक है। और क्या है कि उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे? विड्थ से। अब हमसे पूछा है कि गार्डन का डायमेंशन बताओ। मतलब ये गार्डन था जिसका पेरीमीटर जो है वो हाफ 36 मीटर है और लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इसके डायमेंशंस बताओ। देखो जो सबसे बेसिक चीज होगी ना हम उसको वेरिएबल मानेंगे। बेसिक चीज जैसे हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ना, तो यहाँ पे इक्वेशंस तो बनेंगी। जैसे एक सिचुएशन दी है, इस सिचुएशन को हम मैथ में कैसे लिखेंगे, बस लिखना हमको जानना है। तो लिखने के लिए हमको जैसे पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ ना, क्योंकि लेंथ और विड्थ हमको पता नहीं है, तो इन्हीं दोनों को हम 2 वेरिएबल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन तो पेरीमीटर में दी है, इससे हम क्या बना सकते हैं कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ क्या है हमारा? 36 है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि विड्थ में अगर हम 4 मीटर जोड़ दें तो हमारे लेंथ के बराबर बन जाएगा वो, क्योंकि 4 ज्यादा था ना, तो बराबर करने के लिए हमने 4 इधर भी जोड़ दिया। लो भाई 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल है हमारे पास, लेंथ और विड्थ, इनको निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व कैसे करेंगे? इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो पहले। ये काम कर सकते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में है सबके साथ ना, तो 2 को उधर डिवाइड में भेज देते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर 2 डिवाइड में जाएगा, कितना बन जाएगा? 36/2। 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, है ना। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 18। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, एक काम करते हैं एल को इधर बुला लेते हैं, ठीक है। तो W माइनस एल, क्योंकि इधर प्लस एल था इधर माइनस एल हो गया, इक्वल टू 4 को उधर भेज दो, -4। ये दोनों एक जैसी इक्वेशन बन गई ना।
अब इन दोनों को तुम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, कहीं पे कट करेंगी, जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा। मान लो कि तुमने एक्स एक्सिस पे एल ले लिया, ठीक है, मतलब भाई एल है, इसको चाहे एक्स बोलो चाहे वाई बोलो, वेरिएबल तो वेरिएबल है। मान लो इस एक्सिस को तुमने एल बोला, इसको तुमने डब्ल्यू बोला। अब जैसे एक्स वाई को पुट करते हैं वैसे इसको तुम पुट कर सकते हो, है ना। किसी पॉइंट पे तुमको एल कॉमा डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी, एल और डब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाएगी तुमको, है ना। तो ये थी हमारी मतलब सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से ऐसे निकालते हैं, इक्वेशंस बना के दोनों को ग्राफ पे पुट करके निकाल लेते हैं। पर ये मेथड थोड़ा यार डिस्टर्बिंग है, ये ग्राफ पे बार बार पुट करो देखो कहाँ है। तो आगे हम क्या सीखेंगे ना कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब बिना ग्राफ पे रखे हम इसको डायरेक्ट भी तो हल कर सकते हैं ना, वो सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें फिर थोड़ा मजा आएगा, अब ग्राफ पे क्या बार बार, पर भाई है तो पढ़ना तो है ही, है ना। तो ये थे हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करेंगे कि सिचुएशन को मैथ में कैसे लिखते हैं, मेन दिक्कत उसी में होगी, बाकी तो सब सॉल्व हो जाएगा, है ना। फिर जब सीख लेंगे तो मजा ही मजा है ना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरों के देखने से सॉल्यूशन थोड़ी सॉल्यूशन बनने चालू होते हैं, तो खुद से सॉल्व करोगे तब सॉल्यूशन बनेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय।